हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हेलोजन डेरिवेटिव। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन डेरिवेटिव। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज में देखो, मैं लूंगा एल्काइल हैलाइड, मतलब क्लोरो एल्केन प्लस सोडियम आयोडाइड NaI, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है एसीटोन। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे होता है देखो, ठीक है। ये आयोडीन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस ये प्लस बनेगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये माइनस और ये प्लस बनेगा, बराबर है ना। तो ये माइनस वाला ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच होगा। तो Ri प्लस NaCl, ठीक है। तो ये आपका बन गया आइडो एल्केन। आइडो एल्केन ये आपका है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड, ये एक्सचेंज ऑफ आयन जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड हुआ है। एक रिएक्शन का नाम है फ्लिंटन रिएक्शन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इसी में दूसरा एक्सचेंज ऑफ आयंस में रिएक्शन है, उसको स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे क्लोरो एल्केन लेते हैं RCl प्लस सिल्वर फ्लोराइड AgF, ठीक है, इसका नाम क्या है सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, ये माइनस बनेगा ये प्लस। तो ऑब्जर्व करो Ag प्लस जो है वो मेटल है, F माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये प्लस वाला इसके साथ अटैच होगा, बराबर ना, और ये प्लस इसके साथ, तो क्या मिलेगा Rf प्लस AgCl। AgCl यहाँ तक क्लियर है। इसका नाम क्या है क्लोरो एल्केन, ये है सिल्वर फ्लोराइड में लिख दिया हूं, ये आपका फ्लोरो एल्केन बन गया। फ्लोरो एल्केन, ये क्या बन गया सिल्वर क्लोराइड, ये बन गया आपका सिल्वर बाइक का चाबी, हाँ करता क्लोराइड, ठीक है। ये आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। चलो यहाँ तक लिखो, पॉज करो, ठीक है। तो ये अपना प्रिपरेशन मेथड हो गया है। इसमें एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आता है, ये आपका है CH3 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन नेम टोल्यून भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे मैं ब्रोमीन गैस डालता हूँ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क,
ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे समझो हर एक के पास हाइड्रोजन है ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये दो पार्ट्स में टूटता है, Br प्लस और Br माइनस में। तो प्लस वाला यहाँ पे जुड़ जाता है और ये यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो है ना, ये मिथाइल ग्रुप, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, फिर मेटा, फिर पैरा। ये पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैच हो जाता है ब्रोमीन, ये आपका CH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? Br, बाहर क्या आता है? HBr। यहाँ क्लियर है? तो ये तो ऑर्थो पे आया, पैरा पे भी आ सकता है यहाँ पे, तो पैरा पे भी आएगा Br, ठीक है। तो ये ऑर्थो ब्रोमोटोल्यून है, ऑर्थो ब्रोमोटोल्यून। ये क्या है? पैरा ब्रोमोटोल्यून, पैरा ब्रोमोटोल्यून, समझे? तो ये वाला मेजर कंपाउंड बनता है, क्योंकि इसके पास स्पेस है ना, दूर है ना थोड़ा, तो ये 80% ये बनता है, 20% ये बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ क्लियर है? 2, तो यहाँ पे भी एक बाय प्रोडक्ट आएगा HBr। यहाँ क्लियर ना? चलो ये लिख लो, फिर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड बताता हूँ। तो नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड में क्या जी? डिफरेंट फ्रॉम द, तो ये डिपेंड करता है कि CX वाला आइटम कौन सा है, क्योंकि X में क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका स्मॉल आइटम है, ये बिग आइटम है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, समझा? इसलिए तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। पार्शियल पॉजिटिव, इसमें क्या डेवलप होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ध्यान क्लियर है? तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इसका बढ़ता है, तो लिख लो ये पॉइंट, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, CS बॉन्ड स्ट्रेंथ decreases with an increase in size of halogen, ठीक है। This is because as the size of p orbital of halogen increases, p orbital become more diffused। तो देखो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता है, जितना बड़ा एटम होगा कार्बन, ये और बहुत बड़ा एटम होगा, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो वीक होते जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, समझा? तो नेक्स्ट देखो, दिस इज बिकॉज एज साइज ऑफ p orbital of halogen increases, p orbital become more diffused, and extent of overlap with orbital of carbon decreases।
ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आता है बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या बोलता है, देखो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है, विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द हेलोजन। तो ये एटम जितना बड़ा होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ वीक होता जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज द साइज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस more diffuse and extent of overlap with orbital decreases। ये क्या बोलता है कि जितना बड़ा आयोडीन होगा उसमें जो p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, वो इसके साथ कम डिफ्यूज हो पाएगा ना, अच्छे से बॉन्डिंग कर पाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये वीक बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ वीक होते जाता है, समझ गया, सिंपल है। नेक्स्ट देखो बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point of alkyl halide are considerably higher than those of corresponding alkane। तो इसका जो boiling point है हेलो एल्केन्स का, Rx का, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, R higher than those of corresponding alkane due to higher polarity and higher molecular mass ठीक है। Within alkyl halide for a given alkyl boiling point increase with increase in atomic size। तो boiling point of alkyl halide increases with increase of molecular mass। ठीक है, तो इसका boiling point का ऑर्डर क्या होगा, Ri greater than Rbr greater than Rcl greater than Rf। ठीक है, ये लिखो, ठीक है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट में देखो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा ना उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लो बॉइलिंग पॉइंट में। For given halogen boiling point rises with increasing carbon numbers। For given halogen मतलब हेलोजन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट rises with increasing carbon numbers, ठीक है। तो देखो देखना कैसे, जैसे देखो CH3Cl, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 248.8। एक और कार्बन बढ़ा दिया CH2Cl, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 285.5। नेक्स्ट है 3 कार्बन कर दिया CH3 CH2Cl, तो ये 320 हो गया। तो देखो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें पता चल रहा होगा ना, देखो क्लोरीन तो फिक्स है ना, सिर्फ कार्बन एक कार्बन बढ़ा रहा हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, समझा। तो यही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा जब मैं इसको आइसोमेरिज्म के फॉर्म में लिखूंगा। तो देखो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग, क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है इसके कारण। तो लिखो फॉर आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड boiling point decreases with increased branching
increase branching as surface area decreases. Decreases on branching and van der Waal force decreases. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 375। तो ये वाला ब्रोमीन को अगर मैं फर्स्ट सेकंड कार्बन पे लाके रख दूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम हो जाता है। CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दो और ब्रोमीन डालो। तो देखो ध्यान से, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ? देखो यहाँ से यहाँ तक ज्यादा लेंथ दिख रहा है तुम्हें, ये थोड़ा लेंथ कम हो गया ना इतना, ये वाला पार्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है 364। देखो लेकिन मटेरियल तो सब सेम है, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ब्रोमीन ब्रोमीन, लेकिन एरिया कम कर दिया हूँ ब्रांचिंग करके। तो ब्रांचिंग करके एरिया कम कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसके साथ CH3 ये ब्रोमीन, यहाँ पे CH3, तो देखो ये और कम हो गया ना इसका एरिया, इतना बच गया ना खाली जगह, तो बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाता है 346। ये समझा? तो बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम से इंक्रीज होता है अगर स्टेट चेंज रहेगा तो, लेकिन ब्रांचिंग कर देंगे तो कम हो जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी मतलब कितना अमाउंट डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सोलुबिलिटी। पानी में कितना घुलेगा जी, ठीक है। दो एल्काइल हैलाइड आर मोस्टली पोलर, दे आर इनसोलुबल इन वाटर। ये पोलर क्यों होता है? पोलर कंपाउंड क्या होता है? जिसपे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस डेवलप होता है उसको हम लोग पोलर बोलते हैं। पोलर जैसे HCl हो गया, तो ये माइनस ये प्लस, ये पोलर कंपाउंड है ना। तो ये सब तुम्हारा तो एसिडी है, HF, HCl, HBr, HI, क्या है? HI। ये सब तुम्हारा पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड्स। तो ये सब पे प्लस माइनस डेवलप होता है, ठीक है। तो ये इनसोलुबल इन वाटर होता है नॉर्मली। तो एल्काइल हैलाइड्स आर इनसोलुबल इन वाटर, बराबर है। तो नेक्स्ट देखो, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, attraction between alkyl halide molecule is stronger than that between the alkyl halide। देखो तो इसका एल्काइल हैलाइड का जो इंटरेक्शन है ना वाटर के साथ बहुत कम होता है। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा माइनस, इसमें डेल्टा प्लस है, ठीक है ना। तो इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो ये जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके पास कम एबिलिटी होता है टू डिसॉल्व और टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज ड्यू टू इनएबिलिटी of alkyl halide to form hydrogen bond, ठीक है। attraction between alkyl halide molecule is stronger than that with the alkyl halide and water। alkyl halide are soluble in inorganic compound। तो देखो इसका ये कम इंटरेक्शन करता है वाटर के साथ, ये वाला alkyl halide, ठीक है। तो ये पानी में नहीं घुलेगा क्योंकि ये तुम्हारा है पोलर, ये भी पोलर है, लेकिन ये
पार्शियली शो करता है बिहेवियर, ठीक है ना, वाटर के साथ। तो ये मोस्टली, और क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें आर जो है ना, आर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आता है। तो कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो कार्बन में ही अच्छे से डिसॉल्व होता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होता है। तो लिख लो एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड्स आर soluble in non-polar organic solvent, non-polar organic solvents। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। पता है क्या क्या आता है उसमें? आता है बेंजीन C6H6 और क्लोरोफॉर्म आता है CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जैसे पानी में एसिड डिसॉल्व हो जाता है ना, उसी तरह से कार्बन का बना हुआ कंपाउंड बेंजीन में डिसॉल्व होता है और क्लोरोफॉर्म में, समझा ना। नेक्स्ट देखो, एराइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एराइल हैलाइड क्या होता है जी? बेंजीन के ऊपर जो एक से अटैच है उसको बोलते हैं। एराइल हैलाइड्स आर also insoluble in water but soluble in organic solvent, ठीक है। Aryl halides are not modified by the presence of the other functional group। पॉज करो। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता दिया आपको, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अगर कंपेयर करना है तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो सेम कंपाउंड अगर मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे क्लोरीन डाला हूँ, एक ऑर्थो पे डाला हूँ, तो ये 453 है इसका बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 256। तो दो क्लोरीन वाला ही एक कंपाउंड है जो मेटा पे अटैच होगा। यहाँ पे Cl है और एक यहाँ पे Cl है, तो ये 446 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 249। फिर देखो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये 448 और ये 323। तो क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा, बताओ? मेटा वाला का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है ना, देखो, और सबसे ज्यादा है जो पास पास में है, क्योंकि ये रिपल्सन शो करेंगे। एकदम दूर है तो कम बॉइलिंग पॉइंट है, समझा। तो ये लोवेस्ट है तुम्हारा। यहाँ तक क्लियर है? और 249 वाले का मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है। यहाँ तक क्लियर ना? तो ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन हेलोजन डेरिवेटिव। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब शो करता है? जब डिफरेंट एटम्स अटैच होंगे एक कार्बन के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? लाइट होता है जो लाइट को रोटेट कर सकता है इन हेलोजन डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो आइसोमरिज्म हैविंग सेम बॉन्डेड कनेक्टिविटी दैट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मतलब समझ में आया ना? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है।
isomerism having same bond connectivities, that is a structural formula are called stereoisomerism. ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल, तो ये कब शो करता है, जब एक कार्बन डिफरेंट एटम से अटैच होता है, मतलब ये X से अटैच होगा, ये Y से, ये Z से, ये मान लो M से, तो चारों एटम डिफरेंट होगा, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, तो ऐसे वाले कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन भी बोलते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है ना, इसको स्टार कार्बन बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार कार्बन जो है इसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। कायरल कार्बन का मैं डिफिनेशन यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन एटम in a molecule which carries four different groups or atoms is called chiral carbon। ठीक है, उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल देखो, इसके साथ एक H अटैच है, दूसरा CH3 अटैच है, और तीसरा है CH2CH3, और नीचे है Cl। तो देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट है ना, समझा क्या? तो इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट को रोटेट करेगा राइट साइड या लेफ्ट साइड। यहां तक क्लियर है? तो देखो, तो when a molecule contain one chiral atom it require a unique property, such a molecule can't be superimposed perfectly on mirror image। ठीक है, तो अगर इसका मिरर इमेज मैं निकालूंगा, मतलब मिरर के सामने रखूंगा, ये कार्बन है, ऊपर में मिथाइल लियो, ये क्लोरीन है, ये आपका है C2H5, ये H है। तो देखो ये डिफरेंट हो सकता है, ये दोनों सेम प्लेन में है, ठीक है ना, सेम बॉन्ड दिख रहा है तो सेम प्लेन। ये आउटवर्ड है, 3D में ये डायग्राम में दिखाया हूं, ये आपका इनवर्ड है। ठीक है, तो देखो 3D में दिख रहा है ना तुम्हें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस में एटम है। इसका मिरर इमेज लूंगा, तो मिरर इमेज में हम लोग मिरर में देखते हैं अपना प्लेन मिरर में, तो लेफ्ट का हाथ राइट में दिखता है, राइट का लेफ्ट में दिखता है ना, तो इसमें भी सेम होगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और क्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो ये आपका मिरर है, तो देखो उल्टा हो गया ना, तो इसको इसके पास लाएगा तो ढकेगा नहीं ना। देखो ये हाथ को ढकने के लिए ऐसा ही चाहिए ना सेम, तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ढकेगा नहीं ना। तो देखो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो हाइड्रोजन के पास क्लोरीन आ जाएगा ना, तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल का डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, खाली डिफरेंट अरेंजमेंट, दैट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है ना,
चलो यहाँ तक लिखो फिर मैं बताता हूँ। तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बोलूं तो क्या है जी? तो इसका डिफिनेशन लिख लो। द स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। तो देखो लिख लो, द स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, the stereoisomerism in which isomers have different spatial arrangement of groups or atoms around a chiral atom is called optical isomerism। ठीक है, समझ में आया ना? डिफरेंट एटम रहेंगे चारों, तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? ये जो लाइट गिर रही है ना, तो ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन एक डायरेक्शन में मूव करवा दूंगा तो उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, मतलब यहाँ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, पीपीएल। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। An ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillation of electric and magnetic field. All possible plane perpendicular to direction of propagation of light. तो जो ऑर्डिनरी लाइट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है ना, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो लिख लो एन ordinary light consist of electromagnetic waves having oscillation of electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to direction of propagation of light। ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो, इसको एक डायरेक्शन में लाना है तो इसके लिए हम लोग एक सेटअप रखते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट को निकल प्रिज्म से पास करते हैं। तो ये आपका ऑर्डिनरी लाइट का रिप्रेजेंटेशन है, इसका डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इसको हम लोग निकल प्रिज्म से पास करते हैं, करेंगे। ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में इसका लाइट मूव करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में इसका ये था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना,
तो इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, PPL शॉर्ट फॉर्म। ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, अ लाइट हैविंग oscillations only in one perpendicular to direction of propagation of light is known as plane polarized light. ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब लाइट को राइट या लेफ्ट साइड रोटेट करेगा कोई कंपाउंड, उसको हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, तो राइट या लेफ्ट रोटेट करेगा उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस by which it rotates plane of polarization of incident plane polarized light is known as optical activity। ठीक है। तो अगर कोई लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है ना? उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? A compound which rotates plane polarized light towards right hand side, towards right, is called डेक्स्ट्रो-रोटेटरी। ठीक है, इसको प्लस डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और लेफ्ट साइड रोटेट करेगा उसको हम लोग लीवो-रोटेटरी बोलते हैं। A compound which rotates plane polarized light towards left is called लीवो-रोटेटरी। ठीक है, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस साइन से। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या लिखेंगे? आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमेरिज्म कंपाउंड है डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी।
मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म राइट साइड भी रोटेट कर सकता है और लेफ्ट हैंड साइड भी, उसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म इन विच isomeric compounds having different optical activity is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ।